हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम की डेट आ गई है 30 जून, और आप जो है अपने घर पर जो है प्रैक्टिस में लग जाइए। ठीक है, तो मेरे पास जो है किसी बच्चे की इंक्वायरी आई है 2 क्वेश्चंस के लिए। तो अच्छे क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है और सेकंड इज ये है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो पहले हम 2 को देख लेते हैं क्या है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। देख लो, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये है क्या, सिद्ध करना है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आपको जो है समझ में नहीं आया होगा, ये पढ़ करके समझ करके सुन करके समझ में नहीं आया होगा। इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैंने एक ये चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये बताना है कि ये एक वृत्त है। ठीक है, ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, और ये कोई बिंदु है अंदर, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है आर। इस वृत्त के बिंदु जो आर है, इससे एक तो व्यास होके जा रहा है ए बी। ठीक है, और एक कोड, 2 कोड इसमें होके जा रही है। एक तो पी क्यू जा रही है कोड, जो ए बी पर क्या है, लंब है। ये इसमें बोला है कि वो जो व्यास पर क्या है, लंब है। ठीक है, वह जीवा जो सबसे छोटी होती है। तो ये जो जीवा है पी क्यू, ये व्यास ए बी पर क्या है, लंब है। एक जीवा और है इसमें सी डी। ठीक है, ऐसे ही इसी पॉइंट आर पे हम बहुत सारे यानी इनफाइनाइट जीवाओं को खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिलहाल 2 ही जीवा लिए हैं, एक तो पी क्यू और एक सी डी। और हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू जो जीवा है वो व्यास ए बी पर क्या है, लंब है। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें सीधी क्या करना है कि ये जो जीवा पी क्यू है जो व्यास ए बी पर लंब है, यह जीवा हमें सिद्ध करनी है। यह सबसे छोटी जीवा है। बिंदु आर पर जितनी भी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो बिंदु आर पर बहुत सारी इनफाइनाइट जीवाएं खींची जा सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 ही जीवाएं खींची हुई है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि बहुत सारे जीवाओं पे भी हम इसे सबसे छोटी सिद्ध कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो कि कोई वृत्त है, वापस बता देता हूं, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, इसका व्यास ए बी है। कोई बिंदु वृत्त के अंदर आर है, इस पर 2 जीवा है, एक तो पी क्यू जो व्यास ए बी पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी बिंदु आर पर एक जीवा है सी डी जो बिंदु आर से होकर जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमें दिखाना है कि बिंदु आर से जितनी भी जीवाएं खींची जा सकती है, उन सभी जीवाओं में पी क्यू जीवा जो है वो सबसे छोटी होगी, जितनी भी इस पॉइंट पे जीवाएं खींची जा सकती है। तो इस पॉइंट पे जो है बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। ऐसे अभी मैं नहीं खींच के दिखा रहा हूं आपको, फिलहाल आप ये समझो कि जो मैंने जीवाएं खींची है इस पे पी क्यू और सी डी 2 ही जीवा ली है। ठीक है, तो हमें सीधे ये करना है कि पी क्यू जो जीवा है जो व्यास ए बी पर लंब है, यह बिंदु आर पर खींची जाने वाली सभी जीवाओं में सबसे छोटी जीवा होगी। ये हमें सिद्ध करना है। चलो देख लेते हैं फिर। अच्छा, इसको सिद्ध करने से पहले आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं। आपको पता होगा कि जैसे कोई ये वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र कितना है, O है। ठीक है, मैंने 2 जीवाएं यहां पर खींच दी, एक जीवा यो और एक जीवा ये है। सपोज करो इसका नाम तो ए बी है और इस वाली जीवा का नाम कितना है, सी डी है। ये वाली जीवा वृत्त केंद्र से इतनी दूरी पर है और ये वाली जीवा वृत्त केंद्र से इतनी दूरी पर है। सपोज करो ये तो ओ एम है और ये कितनी है, ओ एन है। तो आपको एक पर में पता है, थ्योरम है इसमें शुरू में ही है कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी कम दूरी पर होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा ज्यादा दूर होती है वो जीवा छोटी होती है। यानी कुल मिला के बात यह है, वृत्त केंद्र से जो जीवा जितनी पास होती है वो जीवा बड़ी होती है, और वृत्त केंद्र से जो जीवा दूर होती है, जिसकी दूरी वृत्त केंद्र से उसकी दूरी जीवा की दूरी बड़ी होती है, तो वो जीवा छोटी होती है। ये आपको पता होगा, ये पर में भी थी, एक शुरू में ही है इस चैप्टर में, वृत्त में, चैप्टर नंबर 12 में, ये आपको पता होगा। चलो अब इसको सिद्ध करने की हम कोशिश करते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है, किसी वृत्त जिसका केंद्र O है, किसी वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB व्यास है,
ए बी क्या है, व्यास है जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु आर, वृत्त के अंदर किसी बिंदु आर से होकर जाता है। जो व्यास है वो वृत्त के अंदर किसी बिंदु आर से होकर जाता है तथा जीवा पी क्यू व्यास ए बी पर लंब यानी 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। तो जीवा जो है व्यास ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तथा सी डी कोई अन्य जीवा है जो बिंदु आर से होकर जाती है। सी डी कोई जीवा है जो बिंदु आर से होकर जाती है। ये तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया है, ठीक है। उस स्थिति क्या करना है हमें कि जीवा पी क्यू सबसे छोटी जीवा है, यानी हमें सीधे ये करना है कि बिंदु आर से जितनी भी जीवाएं खींची जा सकती है उन सभी जीवाओं में जो पी क्यू जीवा है वो सबसे छोटी जीवा होगी। ये हमें सिद्ध करना है, जीवा पी क्यू सबसे छोटी है। रचना करनी है, इसमें हमने रचना करी वृत्त केंद्र ओ से, सही है। ये जीवा सी डी ली मैंने, हमने क्या किया, वृत्त केंद्र ओ से सी डी जीवा पर एक लंब खींच दिया ओ एम, ठीक है। रचना करी वृत्त के केंद्र ओ से सी डी पर एक ओ एम लंब खींचा, वृत्त के केंद्र ओ से सी डी पर एक लंब खींचा जो ओ एम है, ठीक है। ओ एम लंब खींचा, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर। ओ एम जो है वो लंब है किस पे, सी डी पर, क्योंकि ये सी डी पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। समकोण त्रिभुज ओ एम आर में, समकोण त्रिभुज ओ एम आर में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। देखो ध्यान से देखना, ओ एम आर में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ओ एम आर में कर्ण ओ आर। अच्छा, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। किसी समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। सपोज करो यो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, ये लंब है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि सबसे पाइथागोरस किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, जो 90 डिग्री के विपरीत होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि इस वाली साइड का सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है। तो हमने ओ एम आर त्रिभुज में लिया, ओ एम आर में ये 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें, ओ आर सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण ओ आर कौन है, कर्ण है और यही भुजा है। ओ आर सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज ओ एम आर में। तो इस वाले त्रिभुज में ओ एम आर में ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है ओ आर, ठीक है। और यही क्या है, ओ आर कौन है, पी क्यू। देखो ओ आर बड़ी है और ओ एम छोटी हो गई। जब ओ आर बड़ी है तो ओ एम अपना आप ही छोटी हो गई, क्योंकि ये भी इस त्रिभुज की एक भुजा है ओ एम आर की। तो ये वाली भुजा बड़ी है तो इसका मतलब ये छोटी हो गई, यानी ये वाली दूरी बड़ी है और ये वाली दूरी छोटी है। और ये ओ आर दूरी कौन है, पी क्यू जीवा की वृत्त केंद्र से दूरी। तो यानी ये वृत्त केंद्र से दूरी जब बड़ी हो गई तो ये वाली जीवा कैसी हो गई, छोटी हो गई। और ये वाली वृत्त केंद्र से इस वाली जीवा की दूरी कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो ये वाली जीवा कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इसका मतलब इस वाली जीवा पी क्यू में और सी डी जीवा में कौन सी जीवा छोटी हो गई, पी क्यू। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी दूरी वृत्त केंद्र से ज्यादा हो गई और इसकी दूरी वृत्त केंद्र से छोटी हो गई। तो जो वृत्त केंद्र से जीवा ज्यादा दूरी पर होती है वो जीवा छोटी होती है, जो वृत्त केंद्र से कम दूरी पर होती है वो जीवा बड़ी होती है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया। ओ आर क्या है, दूरी है किसकी, पी क्यू जीवा की वृत्त केंद्र से। तो इसका मतलब ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है। तो इन दोनों जीवाओं में कौन छोटी हो गई, पी क्यू छोटी हो गई और सी डी बड़ी हो गई। क्योंकि ये वाली दूरी क्या है, छोटी है, तो ये जीवा बड़ी है, ये वाली दूरी बड़ी है तो ये वाली जीवा छोटी है। दूरी बड़ी है तो जीवा छोटी होगी, दूरी छोटी है तो जीवा बड़ी होगी, एक दूसरे का उल्टा। तो देखो हमने यहाँ पर लगा समकोण त्रिभुज ओ एम आर में कर्ण ओ आर सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज ओ आर में। ओ आर क्या है, जीवा पी क्यू की वृत्त केंद्र से दूरी है, जबकि ओ एम जीवा सी डी की वृत्त केंद्र ओ से दूरी है। वृत्त केंद्र ओ से, वो है ना वृत्त केंद्र ओ से दूरी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो जीवा वृत्त केंद्र से दूर होती है वो जीवा छोटी होती है। तो इन दोनों पी क्यू जीवा में और सी डी जीवा में कौन सी जीवा छोटी आ गई, पी क्यू, जो जीवा छोटी होती है। इस प्रकार जीवा पी क्यू सबसे छोटी जीवा है, यही हमारा सिद्ध करना था। अब बात ये आती है कि जो बिंदु आर है वृत्त के अंदर, उस पे हम बहुत सारी जीवाओं को खींच सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही जीवा खींची। तो आप जितनी भी जीवा इसमें खींचोगे
और उसकी पी क्यू से इसी तरीके से त्रिभुज बना करके आप कंपेयर करोगे तो हमेशा ही ये वाली दूरी हमेशा कम ही आएगी। देखो मैंने ये वाली जीवा ले ली तो इसकी मैंने इससे 90 डिग्री का मैं अगर लंब बना देता हूं तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी। अब की बार ये वाला त्रिभुज न लेकर हम ये वाला लेंगे तो इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर ये वाली दूरी बड़ी हो जाएगी और ये वाली दूरी छोटी हो जाएगी। सपोज करो इस जीवा का नाम है EF, ठीक है। तो अगर हम PQ और EF जीवा की बात करें तो ये दूरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और ये दूरी बड़ी हो जाएगी। ये दूरी बड़ी है तो ये जीवा कैसी होगी, छोटी होगी। ये दूरी छोटी है तो ये जीवा भी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो हम ऐसी सभी बहुत सारी जीवाओं को लेकर के बहुत सारी जीवाएं ऐसे कह सकते हैं। हम सभी जीवाओं को अगर हम लेकर के ऐसे कंपेयरिंग यानी तुलना करेंगे तो सभी में जो है ये वाली दूरी बड़ी आएगी। अब ये दूरी सभी जीवाओं को लेकर के हम अगर ऐसे लेंगे, कोई सी भी जीवाएं ले सकते हो आप जो इस बिंदु से होकर जाएगी, हम कोई सी भी जीवा ले लेंगे तो हमेशा ये वाली दूरी कैसी आएगी, बड़ी आएगी। जब ये दूरी बड़ी आएगी तो ये जीवा अपना आप ही छोटी हो जाएगी। किसी भी जीवा को लेगा आप, इसमें से मैंने ये लिए, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये और भी बहुत सारी जीवा जोन सी भी आप चाहो वो ले सकते हो। तो उसमें सब में यही कंपेयरिंग करेंगे अगर हम, तो ये वाली दूरी जो है वो सबसे बड़ी आएगी और ये दूरी बड़ी आएगी तो ये जीवा अपना आप ही सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम और भी जीवा लेकर के इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमने इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको इतना लिखना है। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे ये हमारा दूसरा था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, वो आपका चैप्टर है समांतर श्रेणी वाला। समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है वो उससे दिया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले चैप्टर में से, एपी में से। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है, ठीक है, तथा S2n बराबर किसके बराबर है, 3Sn के, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है हमारे से, वो S3n रेशो Sn। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि S3n बटे Sn का हमसे वो मान पूछ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में लिखना होता है। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो फिलहाल जो हमें दिया है हम वो लेके चलते हैं। क्या हमको दिया है, दिया है S2n बराबर 3Sn। और आपको पता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर कितना होता है, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का योगफल एडिशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे S2n। यहाँ पर n की जगह कितना काम कर रहा है, 2n। यहाँ n है तो यहाँ भी n आता है और यहाँ भी n आता है। तो यहाँ पर S2n है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। और Sn का फॉर्मूला तो सीधा ये लगेगा, n बटे 2 ब्रैकेट में कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट ना लगाएं, अगर हम ये लगा रखें तो ये गुणा में है। n बटे 2 से n बटे 2 कट गया। ठीक है, इस 2 के अंदर गुणा होगी, इसमें भी और इसमें भी, सभी टर्म्स में गुणा होगी 2 की। तो ये इसकी इसमें गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2 की इसमें गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 4n। उधर से कौन गुणा करेगा, इसमें d में, और इधर से कौन गुणा करेगा, 2 माइनस 2 एकम 2d बराबर, समझते रहना देखो कैलकुलेशंस को। और यहाँ पर ये n बटे 2 से कट गया तो यहाँ 3 गुणा करेगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 इसमें गुणा करेगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6a प्लस 3nd। इधर से तो 3 गुणा करेगा इसमें n में और इधर से d गुणा करेगा, माइनस का इधर से 3 गुणा करेगा, 3 एकम 3d। ठीक है, इधर से 3 एकम 3 और इधर से d गुणा करेगा, इस वाले ब्रैकेट में करेगा, सिर्फ इसमें नहीं करेगा, d गुणा। तो ये हमारा आ गया है फिलहाल। ठीक है, और अब हम यहाँ से ये वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो 4nd में से 3nd जाएंगे
ये तो ऐसे ही प्लस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का, ये 6 है ऐसा ही है, ये 2a प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 2a यहाँ 2d माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2d, और ये माइनस का 3d यहाँ ऐसा का ऐसे। अब 4 nd में से 3 nd गया तो कितना बचेगा, सिर्फ nd बराबर 6 में से 4 गया तो 2a माइनस 2 nd में से 3 nd गया माइनस का d, तो nd बराबर कितना आ गया 2a माइनस d। जो हमें दिया था उससे nd की वैल्यू कितनी आई 2a माइनस d। तो कहीं अगर हमें nd मिल गया तो उसकी जगह हम 2a माइनस d लिख सकते हैं, कहीं हमें 2a माइनस d मिल गया उसकी जगह हम nd भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमें जिसकी वैल्यू पूछी थी वो हम लेके चलते हैं। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो ऊपर कितना है s 3n और नीचे sn। s3n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ n n n यहाँ 3n यहाँ 3n तो यहाँ भी 3n, तो ये आ जाएगा 3n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, और नीचे किसका फॉर्मूला लगाएंगे sn का। sn का फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटे 2 से n बटे 2 कट गया, ऊपर कितना बचेगा 3 के अंदर गुणा करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ से 6a प्लस 3 की इसमें भी होगी 9n d, इधर से तो 3 गुणा करेगा और उधर से d गुणा करेगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 n ये और d ये वाला, अब ये 3 इधर गुणा करेगा इधर, और d इधर से गुणा करेगा तो माइनस का 3d। अब नीचे आ जाता है, नीचे तो कोई गुणा नहीं करेगा कट गया, तो 2a प्लस nd माइनस डी, सिर्फ गुणा करेगा d इधर भी और इधर भी। चलो देखते हैं अब इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ कितना बचेगा 2a ने, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो यहाँ कितना बचेगा 2a माइनस डी, और ये कितना बचेगा ये 9nd ऐसे का ऐसे ही। अब नीचे आता है ये कितना है nd ऐसे ही है, इसमें तो कौन कॉमन नहीं है तो इसे ऐसे लिख देंगे हम 2a माइनस डी। देखो 2a माइनस डी की जगह हम क्या रख सकते हैं nd, 2a माइनस डी किसके बराबर है nd के, तो ये कितना आ जाएगा 3 गुना 2a माइनस डी की जगह कितना रख सकते हैं हम nd प्लस का 9nd, और नीचे कितना आ जाएगा nd प्लस 2a माइनस डी की जगह कितना रख दूंगा मैं nd, तो ये कितना आ जाएगा 3 ये रहे और 9 ये रहे और 3 ये रहे, ये कितना हो जाएगा 12nd बटे 1 और 1 2nd, 2nd nd से nd कट गया, अब 2 12 को कितने बार काटेगा 6 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया सिंपल 6, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन थी, बाकी और कुछ नहीं था, बाकी सिंपल फॉर्मूला ये वाला लगा इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस और किसी बच्चे की कोई भी इंक्वायरी हो तो वो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकता है। आप जो है मेहनत करिए और खूब अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। आपके जो है आई होप मैं आशा करता हूँ आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।